हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा और डीएस की लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं डीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड। तो सबसे पहले कोड देखते हैं, फिर उसकी आउटपुट को देखते हैं कि उसकी आउटपुट क्या निकलेगी। तो फर्स्ट लाइन है हैश इंक्लूड studio.h। तो हम सभी को पता है कि हैश प्री प्रोसेसर होता है। मेन से पहले जितनी भी लाइंस होती है उन सबकी प्रोसेसिंग करने के लिए हैश लगाया जाता है। नेक्स्ट इज इंक्लूड, जो इंक्लूड करता है हमारी क्या स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को। जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो गिवन है दैट इज studio.h, जो इंक्लूड करती है कुछ फंक्शंस को। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जहां मैंने एरे से रिलेटेड 1D एरे 2D एरे बताया था, तो मैंने वहां पे प्रोग्रामिंग बताई थी, बहुत इजीली प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे डाल दूंगी, आप वहां से भी जाके उसे देख सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि लाइब्रेरी होती है और उसके अंदर कुछ बुक्स होती है, वैसे ही यहाँ पे स्टूडियो की लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, और इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ, इस टाइप के फंक्शंस होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर वर्क होता है, उसके लिए डिजाइन किए हुए होते हैं। ठीक है, तो हमने इस लाइब्रेरी को क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में क्या है कि इंटीजर मेन वो फंक्शन है जहां से कंपाइलर प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट करता है, और ये प्रोग्राम किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा बिकॉज हमने मेन से पहले इंट लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट कर्ली ब्रेसेस है और उसके अंदर फर्स्ट लाइन है इंटीजर ARR 5 इज इक्वल टू, और कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। तो ये जो इंटीजर ARR है, ARR एरे का नेम है, और एरे किस टाइप का है, किस पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू को एरे स्टोर कर रहा है। एरे जो स्टोर कर रहा है वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर रखा है, और कितनी वैल्यूज को स्टोर करेगा, उसका साइज क्या है, दैट इज 5, यानी 5 वैल्यू यहाँ पे आ सकती हैं। और वो 5 कैसी वैल्यूज होंगी, 0 से लेके 4 इंडेक्स तक की वैल्यू होंगी। क्योंकि मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो एरे का इंट्रोडक्शन है उसमें आपको बताया हुआ है कि जो एरे की इंडेक्सिंग होती है वो इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट। तो टोटल कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, यानी 0 से लेके 4 एलिमेंट, 0 1 2 3 4 टोटल हो गए हमारे 5 एलिमेंट। अब इसके आगे इन्होंने वैल्यूज यहीं पे इनिशियलाइज कर दी हैं एरे की। इसका मतलब क्या है कि जो एरे है जिसका नाम है ARR, उसकी 0 पोजीशन पे क्या वैल्यू है, 10, यानी ARR के 0 पोजीशन पे वैल्यू है 10। अगेन फिर क्या होगा, ARR के 1 पोजीशन पे वैल्यू है 20। इसी तरह से एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा, ARR 4 पोजीशन पे जो हमारी वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 50 आएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इंडेक्स 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज क्या कर दी गई हैं, इनिशियलाइज कर दी गई हैं। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है कि प्रिंटफ लिखा है। तो हमें पता है प्रिंटफ एक फंक्शन होता है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्टूडियो के अंदर आता है, और ये मेनली इसका वर्क क्या होता है कि आउटपुट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमने %d लिखा है। %d इसलिए लिखा है कि जो हमारा वैल्यू है, जो हमारी डेटा आइटम्स है वो कैसे टाइप की हैं, वो इंटीजर टाइप की हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे %d लिखा है। अगर वैल्यू होती फ्लोटिंग यानी डेसिमल नंबर वाले तो हम %f लिखते, अगर होती कैरेक्टर तो हम लिखते %c। तो इसी तरीके से यहाँ पे डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे %d लिखा है। और उसके बाद में जो हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जिस एलिमेंट की वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो है एरे के 5th इंडेक्स पे जो वैल्यू है हम उसे प्रिंट कराना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है, रिटर्न कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने मेन से पहले इंटीजर लिखा था, तो इस इंटीजर टाइप को रिटर्न हमने यहाँ पे कराया इंटीजर रिटर्न 0 लिख के। ठीक, तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की क्या आउटपुट आएगी। तो मैंने आपको बताया था कि एरे के 0 इंडेक्स पे वैल्यू जाके स्टोर हुई है, यहाँ जो इनिशियलाइज कराई है दैट इज 10। इसी तरह से एरे के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू जाके स्टोर हुई है दैट इज 20। एरे के 2nd इंडेक्स पे जो वैल्यू जाके स्टोर हुई है दैट इज 30, एंड सो ऑन। एरे के 4th इंडेक्स पे जाके वैल्यू जो स्टोर हुआ है दैट इज 50। क्योंकि वैल्यू है टोटल 5 और इंडेक्सिंग चलेगी वो 0 से लेके 4 तक इंडेक्सिंग चलेगी। अब यहाँ पे जो इन्होंने वैल्यू प्रिंट करानी चाहिए दैट इज एरे के 5th इंडेक्स पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो तो इंडेक्स है दैट इज लास्ट इंडेक्स इज 4। तो ड्यू टू दिस क्या होगा कि हमारे पास 5th इंडेक्स की वैल्यू डिफाइन हमने करी ही नहीं है, हमने सिर्फ 4 इंडेक्स तक के 0 से लेके 4 इंडेक्स तक की वैल्यू को डिफाइन किया है। तो क्योंकि हमने वैल्यू डिफाइन नहीं करी है तो कंप्यूटर क्या करेगा,
ऑटोमेटिकली क्या करेगा कंपाइलर, एक गार्बेज वैल्यू को प्रिंट करा के दे देगा। वो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं, इस प्रोग्राम के ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गार्बेज वैल्यू, जो बिल्कुल ट्रू है। सेकंड, यहाँ पे अदर भी ऑप्शंस हैं जो कि हमारे फॉल्स है। तो मेन, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो स्टोर है 0 से 4 तक की वैल्यू। अगर कोई बात करता है 5th वैल्यू की, तो वो कौन से इंडेक्स पे होगी, वो 4th इंडेक्स पे होगी, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 वैल्यू है 0 से लेके 4 इंडेक्स तक की। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी मैंने इसे एक्सप्लेन किया है, तो आप यहाँ से भी इसे रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is the process of inserting an element in the stack? कि स्टैक में जो एलिमेंट इंसर्ट करने का प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बताया है कि जब भी हम किसी स्टैक में, क्योंकि स्टैक होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो अगर हम अपने स्टैक में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उस प्रोसीजर को बोला जाता है पुश करना, यानी एलिमेंट को हम पुश कर रहे हैं स्टैक के अंदर। और जब भी हम किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उसे डिलीशन को बोला जाता है पॉप करना। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस परफॉर्म होता है स्टैक के अंदर। थर्ड ऑपरेशन एक और परफॉर्म होता है, दैट इज अ पीप ऑपरेशन। उसमें क्या करते हैं, हम हर एलिमेंट को जाके ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशन ही होते हैं स्टैक के अंदर। इंसर्टिंग एन एलिमेंट इज कॉल्ड पुश, deleting an element is called pop, and traversal an element in the stack is called peep operation. So correct answer is the option number C, push operation, push. Next question is which data structure is mainly used for implementing the recursive algorithm? ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो रिकर्सिव एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैंने बहुत बार इस चीज़ के लिए बताया है कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं उनका जो यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सारे यूज़ पता होने चाहिए। हमारे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टैक क्या करता है। स्टैक जितने भी रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टावर ऑफ एनॉय में यूज़ किया जाता है, बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है एक्चुअली स्टैक। ठीक है, तो बेसिकली जो ये रिकर्सिव फंक्शन, यानी रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है कि जब फंक्शन अपने आप, कोई भी एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव उसे बोला जाता है रिकर्सिव। सो यहाँ पे हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, स्टैक। क्वेश्चन इज which of the following is not correct statement for the stack data structure? कि stack data structure के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है array can be used to implement the stack, कि arrays यूज करे जा सकते हैं स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, हम एरे का यूज़ कर सकते हैं स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जब अभी आगे मैं प्रोग्रामिंग बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज स्टैक फॉलोज फीफो, यानी स्टैक जो है वो फॉलो करता है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज मैंने बताया था स्टैक फॉलो करता है लीफो को। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, और जो हमारा क्यू होता है वो फॉलो करता है हमारा फीफो को, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये करेक्ट है, रॉन्ग है। फिर भी हम नीचे के ऑप्शंस देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज एलिमेंट आर स्टोर्ड इन सिक्वेंशियल मैनर। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्टैक कुछ इस तरीके का होता है और इसमें जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। लाइक मुझे अगर स्टोर कराना है ABC, तो कुछ ऐसे स्टोर होंगे ABC, तो दैट इज इन द सिक्वेंशियल मैनर। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन इज टॉप ऑफ द स्टैक कंटेन द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट। दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज देखिए आप कि जो हमारा ये, क्योंकि जो ये ऊपर के साइड होता है दैट इज द टॉप ऑफ दिस स्टैक, जहाँ पे लास्ट एलिमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे टॉप ऑफ दिस स्टैक के अंदर क्या है, हमारा लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, स्टैक फॉलोज फीफो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अनदर नेम फॉर द सर्कुलर क्यू अमंग द फ्लोइंग। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। बेसिकली
सर्कुलर का मतलब होता है कि एक टाइप से सर्किल या फिर लूप बनना। इस सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है उसके पास फर्स्ट एलिमेंट से एक लिंक होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ में, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें कोई भी सर्कल या फिर रिंग या फिर लूप बन रहा होगा वो हमारा क्या होगा, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे है स्क्वायर, तो ऑब्वियसली यार लूप और स्क्वायर तो डिफरेंट होता है। अगेन देयर इज रेक्टेंगल, तो वो भी अलग होगा। थर्ड ऑप्शन इज द रिंग बफर, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट ऑल्सो रिजेंबल द लूप और द सर्कल, ओके। तो लास्ट वन इज द नन ऑफ द अबव, तो ये रॉन्ग आंसर है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अ रिंग बफर, ठीक है। सो द अनदर नेम फॉर द सर्कुलर क्यू इज द रिंग बफर, द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर की। ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो एप्लीकेशन नहीं है क्यू डेटा स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट रिसोर्स शेयर बिटवीन वेरियस सिस्टम, तो ये होती है एप्लीकेशन क्यू की। क्यू क्या करता है, रिसोर्स को शेयर करता है बहुत सारे सिस्टम के साथ में, ठीक है। जैसे अगर एक से ज़्यादा सिस्टम होते हैं लैब में, ठीक है, और एक ही प्रिंटर होता है तो हम उन सभी जो सिस्टम्स हैं वो सब शेयर कर सकते हैं उस प्रिंटर को, सेम प्रिंटर को, ठीक है। तो जो सबसे पहले कमांड देगा सिस्टम प्रिंट के लिए उसकी पहले प्रिंट हो जाएगी और दूसरे के लिए वो जो प्रिंट कमांड है वो क्यू में लग जाती है, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये गलत नहीं है। सेकेंड इज द डेटा इज ट्रांसफर एसिंक्रोनसली, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड इज द लोड बैलेंसिंग, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन, क्यों ये तीनों काम करता है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स। एक्चुअली ये जो वर्क होता है ये वर्क होता है स्टैक का। जितनी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं इन सबको इवेल्युएट करना या फिर चेक करना या फिर बैलेंस करना, सिंबल जो होते हैं उन्हें बैलेंस करने का काम क्या करता है, स्टैक करता है। दिस इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ क्यू। हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स, क्योंकि ये एप्लीकेशन नहीं है किसकी, क्यू की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ नोड कैन हैव इन बाइनरी ट्री, कि बाइनरी ट्री के बाद पास में मैक्सिमम कितने चिल्ड्रंस हो सकते हैं। सो बाइनरी, देखिए यहाँ क्या लिखा है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है BI, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नाम में ही पता है कि एक नोड के पास में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू यू यूज स्पेयर्स एरे। सो स्पेयर्स एरे में क्या होता है कि वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, व्हेन द एरे हैज मोर अक्रेंस ऑफ 0 एलिमेंट। ऐसा कोई भी एरे जहाँ पे 0 एलिमेंट की अक्रेंस ज़्यादा होती है, 0 एलिमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेयर्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रीवियस वन, जिसमें यहाँ भी पूछा गया है कि व्हाट इज स्पेयर्स एरे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वो एरे जिसके अंदर 0 वैल्यू या फिर नल वैल्यू कह सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेयर्स एरे। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग एरे ऑफ रिकॉर्ड्स, तो ये गलत है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज डेटा स्ट्रक्चर दैट कॉम्पैक्टली स्टोर बिट, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन इज एन एरे इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव सेम वैल्यू। सेम वैल्यू मीन्स कि इट इज सेट टू द डिफॉल्ट वैल्यू, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है बेसिकली, पर वो एग्जैक्टली क्या होगी, सेम होगी। यूजुअली वो होती है या तो 0 या फिर वो क्या होती है, वैल्यू नल होती है। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट भी देख लेते हैं, एन एरे इन विच मेमोरी इज एलोकेटेड इन रन टाइम, तो ये गलत है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा एरे जिसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के पास में सेम वैल्यू होती है वो यूजुअली या तो नल होती है या फिर 0 होती है, ठीक है। तो दैट इज अ स्पेयर्स एरे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो जहां मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बताया था वहां बताया था कि 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर, और लीनियर के अंदर भी कई कैटेगरी आती है, पर देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट इज एरे, सो एरे इज द करेक्ट ऑप्शन, एरे होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फिर आगे देख लेते हैं एविल ट्री नो, बाइनरी ट्री नो, ग्राफ नो, क्योंकि ये तीनों क्या है, हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, डीएस है। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ एक ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर गिवन है, दैट इज एरे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एरे।
So these are the basic important MCQs on DS. नेक्स्ट वीडियो में हम और MCQs के बारे में बात करेंगे DS से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।